तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो कि छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है, उसके अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक के अभ्यास प्रश्न को आज के इस वीडियो में एकदम पूरा सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपके अभ्यास प्रश्न का पहला सवाल है जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है, यानी कि आपका पहले का कौन सा है? पहला। तो पहले के पहले को अगर हम देखें तो आपका है मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। ऑप्शन दिया हुआ है कि तर्कों या प्रयोगों के आधार पर अस्पष्ट योजना एवं विधिवत अभिलेख। देखिए, मेंडल भाई साहब जो भी प्रयोग करते थे वे अपने प्रयोगों का जो लेखा जोखा था, अभिलेख था, वह एकदम विधिवत और सुव्यवस्थित ढंग से करते थे। तो यह विकल्प आपका सही होगा। दूसरा है केवल कुछ लक्षणों पर ही ध्यान केंद्रित करना। देखिए, मेंडल भाई साहब जब प्रयोग कर रहे थे ना, तो ऐसा नहीं था कि 7 लक्षण जो वे लिए थे सातों पर एक इकट्ठा ही प्रयोग करने लगे। सबसे पहले उन्होंने एक लक्षण पर देखा, प्रयोग किया, फिर एक लक्षण को दूसरे लक्षण के साथ मैच कराया, यानी कि कुछ लक्षणों के ही आधार पर धीरे धीरे अपने प्रयोग को लेकर के चले गए। तो यह भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गणित व सांख्यिकी का प्रयोग, देखिए इन्होंने बहुत गणित का प्रयोग किया। देखें, आपने जब वीडियो क्लास देख रहे थे, जब इस चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर जब देखे तो उसमें देखा अपने अनुपात वगैरह इन्होंने काफी ज्यादा निकाला, यानी गणित और सांख्यिकी का भी प्रयोग इन्होंने किया। तो यह भी ऑप्शन आपका सही है। इसलिए आपका पहले का जो द विकल्प हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा कि मेंडल के तर्कों या प्रयोगों के आधार पर स्पष्ट योजना एवं विधिवत अभिलेख था और केवल कुछ ही लक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे, सभी लक्षणों को एक में ही नहीं मिलाते थे और गणित व सांख्यिकी का प्रयोग करते थे। ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो द ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। तो अगले क्रम में जो इसका दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कहता है कि मेंडल ने मटर के विपरीत लक्षण वाले गुणों का अध्ययन किया। निम्न में से उनके अध्ययन में शामिल कौन सा नहीं था? ऐसा कौन सा गुण था जो कि इनके अध्ययन में शामिल नहीं था? तो नंबर 1 है है लंबा और बौना। जो उन्होंने 7 प्रकार के लक्षण लिए उसमें लंबा और बौना शामिल था। और आपके प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा शामिल नहीं था? तो ये तो था आपका पीले और हरे रंग के बीज का निर्धारण। बीज का जो रंग था पीला और हरा इन्होंने निर्धारण किया था। तो यह भी था अग्रस्त और कक्षस्थ पुष्प। पुष्प की जो स्थिति थी अग्रस्त एवं कक्षस्थ थी, तो यह भी इनका एक लक्षण था। लेकिन द जो ऑप्शन है चिकना एवं खुरदुरा तना, तो जो आपके 7 लक्षण इन्होंने लिया था उसमें से चिकने और खुरदुरे तने की कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इसका भी द विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले क्रम में जो इसका तीसरा ऑप्शन है, कह रहा है कुछ लोग अपनी जीभ को गोल मोड़ सकते हैं और यह एक ऑटोसोम संबंधी क्या है? प्रभावी गुण है। यह एक क्या है? प्रभावी गुण है। और जो जीभ नहीं मोड़ सकता है वह अप्रभावी कारक, यानी कि जो मोड़ सकता है उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से। यह कैसा है? प्रभावी कारक है। और जो नहीं मोड़ सकता है उसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? अप्रभावी कारक कहेंगे। अगला कह रहा है, प्रश्न पूछ क्या रहा है कि एक बच्चा अपनी जीभ को गोल मोड़ सकता है और उसका एक भाई जीभ को नहीं मोड़ सकता है। दोनों बहनें जीभ को मोड़ सकती हैं। यदि उनके दोनों जनक जीभ मोड़ सकने वाले हों तो जनकों के कारक होंगे। जनकों के कारक होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है आपका कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसमें से आपका अगर इसका संकरण कराएंगे तो आर क्या हो जाएगा? इसमें से आपका अलग हो जाएगा। तो इसका संकरण जब कराएंगे तो आर अलग हो जाएगा, इसका संकरण कराएंगे तो आर अलग हो जाएगा। और एक चीज आप ये देख रहे हैं कि इसका चाहे किसी के साथ संकरण करा दीजिए, इसका चाहे किसी के साथ आप संकरण मिला दीजिए, लेकिन हर हाल में आपका क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर ही बनेगा। यानी कि आपके प्रभावित, यानी कि इससे जो भी संतान बनेंगे वे पूरे जीभ को क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। जीभ मोड़ सकते हैं, जीभ मोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें से ये कह रहा है कि वह क्या करता है? एक बच्चा जीभ को गोल मोड़ सकता है और उसका भाई एक जीभ को नहीं मोड़ सकता है। दोनों बहनें, यानी टोटल कितने हैं? 4 हैं। 4 में से एक भाई और 2 बहनें तो मोड़ सकती हैं, यानी 3 क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। और एक क्या करता है? नहीं मोड़ता है। तो ऐसे कारक को आपको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ब अगर ले लें,
ऑप्शन नंबर ब ले लें, इसको मैं मिटा देता हूं, ये प्रभावी अप्रभावी कारक हैं। अगर ऑप्शन नंबर ब ले लें तो एक में क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगर इसको देख लें हम तो इसका अगर हम इसको युग्मकों में अगर वितरित करें तो ये आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनके मध्य अगर संकरण कराएं तो कैपिटल आर और कैपिटल आर को जब मिलाया जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर को मिलाएगा तो कैपिटल आर आर बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर जब मिलेगा तो यह क्या बनेगा, आर और आर बनेगा। ठीक उसी प्रकार से कैपिटल आर और स्मॉल आर, आर और आर बनेगा, और इससे नहीं, इससे जब मिलाया जाएगा तो स्मॉल आर और स्मॉल आर बनेगा। देखिए यह प्रभावी कारक है, तो आर और आर है तो यह तो जीव को क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। आर और आर, जिसमें से ये आर क्या है, अप्रभावी है, और ये आर क्या है, प्रभावी है। आर कैपिटल आर क्या दिखाता है कि यह मोड़ सकता है, और स्मॉल आर क्या दिखा रहा है कि यह नहीं मोड़ सकता है। स्मॉल आर क्या कर सकता है, नहीं मोड़ सकता है। तो स्मॉल आर है जो कि नहीं मोड़ सकता है लेकिन अप्रभावी कारक है, यह इस पर क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, मोड़ने वाला प्रभावी हो जाएगा, यानी इससे जो संतति बनेगी वह मोड़ सकती है। ठीक उसी प्रकार से आर क्या है, अप्रभावी कारक है, तो ये मोड़ सकने वाला गुण जो है ना मोड़ सकने वाले गुण पर प्रभावी है, इसलिए यह भी क्या कर सकता है, मोड़ सकता है, और यह क्या करेगा, नहीं मोड़ पाएगा। यह क्या करेगा, नहीं मोड़ पाएगा। तो इसमें से 3 संतति क्या कर ले रही हैं, जीव को मोड़ ले रही हैं, और एक संतति जीव को नहीं मोड़ पा रही है। तो द का जो ब ऑप्शन है वही बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह जोड़ा जनकों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे जो संतति बनेगी वह उसमें से एक बच्चा ऐसा होगा जो अपने जीव को गोल नहीं मोड़ सकता है, और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो तीसरा का जो ब विकल्प है वह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 2 है। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में रक्त समूह 4 रक्त समूह होते हैं, कौन कौन से। एक ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा एबी होता है, और चौथा क्या होता है, ओ होता है। और कह रहा है कि प्रतिजनकों को व्यक्त करने वाले पदार्थ की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर पहचाना जाता है। ओ में ए या बी में से कोई कारक नहीं पाया जाता, और आई उस पदार्थ को दर्शा रहा है, तो निम्नलिखित तरीकों से जोड़ा दर्शा सकते हैं। आई जीरो का मतलब है आई कारक की अनुपस्थिति। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें एक टेबल दिया हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ए ग्रुप बनने के लिए अगर आई ए और आई ए और आई ए 2 हैं, तो इससे जो आपका ग्रुप बनेगा वह ए बनेगा। और इसके साथ अगर एक अप्रभावी जोड़ा स्मॉल आई हम जो दर्शाए थे, उसमें प्रश्न आपका क्या दिखा रहा है, स्मॉल आई के जगह पर जो हमने आपको स्मॉल आई बताया था वहां पर के लेक्चर वीडियो में, स्मॉल आई के जगह पे क्या बता रहा है, आई जीरो बता रहा है। तो अगर आई ए मिला दें और आई जीरो मिला दें, जहां पर जो आई के साथ ए या आई के साथ जो बी लिखा हुआ है यह कैसा कारक है, यह आपका प्रभावी कारक है। और जो आपका आई जीरो है, आई जीरो आपका कैसा कारक है, अप्रभावी कारक है, यानी कि अप्रभावी कारक है, यानी कि यह आपका क्या है, डोमिनेंस है, और यह आपका क्या है, रिसेसिव है। तो यहां पर देखिए आई ए और आई जीरो, जिसमें से आपका आई जीरो क्या है, आपका रिसेसिव है। तो जो डोमिनेंस है वह रिसेसिव के प्रभाव को प्रभावी अप्रभावी को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, और प्रभाव किसका होगा, प्रभावी का। तो यहां भी आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। यानी कि ए बनने के लिए आपको कौन कौन सा चाहिए, आई ए और आई ए हो सकता है, और दूसरे में आई ए और आई जीरो हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आई बी की बात करें तो आई बी और आई बी होगा, तो वहां पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वह क्या बनेगा, बी बनेगा। और आई बी के साथ अगर आई जीरो भी होता है तो आई जीरो क्या है, रिसेसिव है, इसलिए आपका जो डोमिनेंट होगा वह रिसेसिव के प्रभाव को कैंसिल कर देगा, और यहां भी आपका क्या बनेगा, बी ही बनेगा। यानी कि बी बनने के लिए आपके 2 डोमिनेंट चाहिए, एक तो आई बी का जोड़ा हो, और या तो फिर आई बी और आई जीरो का जोड़ा हो। लेकिन अगर आपका आई ए और आई बी का जोड़ा अगर होगा तो इससे जो आपका ब्लड ग्रुप बनेगा वह क्या बनेगा, आपका ए बी बनेगा।
यानी कि ए बी बनने के लिए केवल एक डोमिनेंट चाहिए, जो कि क्या होगा, आई ए और आई बी होगा। और इसी प्रकार से अगर आई जीरो और आई जीरो दोनों एक साथ में ही आ जाते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। यानी ओ ब्लड ग्रुप बनने के लिए क्या चाहिए, आई जीरो और आई जीरो दोनों जीन आई जीरो ही चाहिए होता है। यही आपके बुक में टेबल दिया हुआ है। अब आगे प्रश्न कहता है, जैसे देखिए पहला, नंबरिंग नहीं दिया है, इसका जो प्रश्न पूछ रहा है, इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित सवालों का उत्तर दें। तो पहला कह रहा है कि रक्त समूह ए दर्शाने के लिए आई ए कारकों की जरूरत होगी। तो देखिए ये क्या है, कारक है। यह 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 आपका रक्त समूह है, रक्त समूह, और यह आपका क्या है, कारक है। कह रहा है आई ए रक्त समूह ए को दर्शाने के लिए, ए को दर्शाने के लिए कौन कौन सा कारक चाहिए, तो ए को दर्शाने के लिए यही ना कारक चाहिए। एक तो आई ए होना चाहिए या आई ए आई जीरो होनी चाहिए। तो इसके लिए कारक क्या होना चाहिए, एक तो आई ए होना चाहिए और दूसरा आई ए और आई जीरो होगा, तो भी आपका रक्त समूह ए बन जाएगा। अब इसी प्रकार से जो दूसरा है, कह रहा है कि ओ रक्त समूह को दर्शाने के लिए आई जीरो कारकों की जरूरत होगी। तो आई ओ को दर्शाने के लिए किसकी जरूरत होगी, दूसरा ओ रक्त समूह को दर्शाने के लिए किसकी जरूरत होगी, आई जीरो और आई जीरो की जरूरत होगी। इस प्रकार से दूसरे को कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि ए बी ओ यानी कि 3 रक्त समूह दिया हुआ है, रक्त समूह में से कौन सा दब्बू या अप्रभावी है। तो यहां पे देखिए जो आपका रक्त समूह O है, O का जो कारक है वह क्या है, आई जीरो है। और हमने आपको बताया है कि जो आई जीरो है क्या है, अप्रभावी, इसी को हम कहते हैं दब्बू, अप्रभावी या इसी को हम कहते हैं दब्बू। तो जो O का कारक है वह क्या है, दब्बू या अप्रभावी है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि O रक्त समूह का जो कारक होगा, ओ रक्त समूह का कारक क्या होगा, दब्बू होगा। ओ रक्त समूह का कारक क्या होगा, आपका दब्बू होगा। अगले क्रम में चौथा है, इसमें चौथा कह रहा है कि अप्रभावी कारक हमेशा शुद्ध जनक पीढ़ी को दर्शाता है। इस कथन की पुष्टि करें। अप्रभावी कारक कौन है, अप्रभावी रक्त समूह कौन है, ओ है। और अप्रभावी कारक या दब्बू कारक जो है वह क्या है, आई जीरो है। और ओ रक्त समूह बनने के लिए यहां पे आपने देखा कि क्या क्या चाहिए होता है, आई जीरो और आई जीरो, यानी दोनों एक ही जैसे एलील है। इस लक्षण के दोनों एलील क्या हैं, एक जैसे, यानी कि यह कैसा है, समयुग्मजी है। यह कैसा है, आपका समयुग्मजी है, यानी कैसा है, होमोजीनियस है। इसके दोनों एलील क्या हैं, एक जैसे हैं। तो आप लिखेंगे कि चूंकि अप्रभावी कारक के लिए केवल समयुग्मजी ही उत्तरदायी होता है और समयुग्मजी में दोनों एलील क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, इसलिए जो लक्षण होते हैं वे क्या होते हैं, एकदम शुद्ध होते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे इसमें क्या हो गई है, मिलावट हो गई है। तो ए वाला जो बना शुद्ध ए नहीं बना। यहां पे देखिए, यहां पे इसमें क्या हो गई है, मिलावट हो गई है। तो जो बी ग्रुप बना, बी ब्लड ग्रुप बना, वह एकदम शुद्ध नहीं बना। यहाँ आई ए और आई बी दोनों हैं, यानी इसमें भी 2 प्रकार की मिलावट है, इसलिए ए बी जो है, ए बी भी आपका शुद्ध नहीं है। लेकिन अगर हम ओ को देखें तो ओ में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। दोनों के दोनों क्या हैं, एकदम समान हैं। दोनों के दोनों एलील क्या हैं, समान हैं, यानी कि क्या है, होमोजीनियस हैं, समयुग्मजी हैं। इसलिए इनके जो लक्षण हैं वे क्या होते हैं, एकदम शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से आप चौथे के उत्तर को लिख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 जो है आपका कह रहा है कि जैसे माता पिता का कारक क्या है, ए है, तो जिसमें से एक कारक बच्चे का क्या है, ओ है। अब देखिए माता पिता का, इसमें 3 कंडीशन हो सकता है। एक तो आई जीरो हो सकता है, तब ओ आएगा। और एक आपका आई ए और आई जीरो हो सकता है, तब आपका ओ आएगा एक बच्चे का। और अगर आपका एक आई बी और आई जीरो हो सकता है, तब भी आपका क्या आएगा, एक बच्चे का ओ आएगा। क्योंकि देखिए यह जब मिलेगा आपस में, तो इनमें से अगर आई जीरो और आई जीरो दोनों मिलेगा तो एक बच्चे का आपका ओ आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर इनमें से मिल जाएगा तो आई जीरो मिल जाएगा, तो इसमें से भी एक बच्चे का क्या बन जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा।
और इसमें का I0 और इसमें का I0 आ जाएगा, तब भी इसमें क्या बन जाएगा, I0 यानी एक बच्चे का O ब्लड ग्रुप अगर ये तीन कारक अगर माता पिता में उपस्थित हैं तब जाकर के बच्चे उसमें से एक बच्चे का ओ तो आएगा। अब दूसरे बच्चे का पूछ रहा है, यानी कि ये कारक माता पिता में उपस्थित होने चाहिए तब जाकर के एक बच्चे में क्या आएगा, ओ आएगा। दूसरे क्रम में पूछ रहा है कि दूसरे बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है, तो दूसरे बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है, देखिए दूसरे बच्चे का रक्त समूह एक का तो ओ बन गया, तो ओ बनने का तो कोई चांस है ही नहीं भाई, दोनों बच्चे तो ओ कभी बन ही नहीं सकते, एक ही बच्चा ओ बनेगा इसमें से। अब देखिए दूसरे में क्या हो सकता है, अगर I0 IA के साथ मिलेगा तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा दूसरे बच्चे का, I0 IB के साथ अगर मिलता है तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा, अगर IA और IB दोनों मिलते हैं तो AB बनेगा। तो यानी कि दूसरा बच्चा जो होगा उसमें से O तो एक बच्चे का पहले बच्चे का बन गया, और जो दूसरा बच्चा होगा उसमें A भी बन सकता है, B भी बन सकता है और AB भी बन सकता है। तो दूसरे बच्चे में AB और AB ब्लड ग्रुप होगा, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, संभावना है कि ये तीनों हो सकता है, तीन में से कोई भी एक हो सकता है, एक अगर एक का ओ आ गया तब। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 2 को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 आपका है, कह रहा है कि जनकों में पर परागण कराने पर नीले पुष्प वाले पौधे जो हैं उसको बी और बी से प्रदर्शित किया गया है, और जो सफेद पुष्प वाले जनक हैं, यह कैसे पुष्प वाले जनक हैं, नीले पुष्प वाले हैं, और जो सफेद वाले हैं उनको हम स्मॉल बी और बी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कह रहा है कि F1 पीढ़ी के संतानों के कारकों के जोड़े होंगे, अगर इन दोनों के अगर हम संकरण कराएं तो एक बी हो जाएगा और दूसरा स्मॉल बी हो जाएगा, इनका अगर कराएं तो स्मॉल बी और स्मॉल बी अलग अलग युग्मकों में बढ़ जाएंगे। अब इसका संकरण अगर इसके साथ होगा तो कैपिटल बी और स्मॉल बी, इसका संकरण इसके साथ होगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका संकरण इसके साथ होगा तो स्मॉल बी बी, और इसका संकरण इसके साथ होगा तो क्या बनेगा, स्मॉल बी बी बनेगा। इस प्रकार से आपका क ख ग और घ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 4 डिब्बे बने हुए हैं, चारों डिब्बों में इस प्रकार से आप पहले डिब्बे में ये, ख वाले में ये, ग वाले में ये और घ वाले में ये आपस में भर जाएगा। तो इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न आपका चौथा है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, जो कि कह रहा है कि गाय की एक प्रजाति है जेबा, गर्मी में रहने के लिए क्या है, अनुकूलित है, और एक प्रजाति साहिवाल जो कि साल भर में 20,000 लीटर दूध देती है। अंगूस नाम की एक अन्य प्रजाति का जिसका शरीर क्या है, सुदृढ़ है, मजबूत है। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों का संकरण कराना होगा। देखिए छत्तीसगढ़ जो आपका है ना, भूमध्य रेखा के पास में ही स्थित है, यानी भूमध्य रेखा छत्तीसगढ़ से होकर के जाती है, यानी कहने का मतलब कि सूर्य की गर्मी छत्तीसगढ़ में क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है उत्तर भारत की अपेक्षा, और उत्तर भारत जैसे और उत्तर में आप चलते जाएंगे तो उसकी अपेक्षा छत्तीसगढ़ में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो यानी कि छत्तीसगढ़ में जो रहने वाली गाय होगी उसकी शरीर क्या होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है जो आपकी साहिवाल है ना, साहिवाल ज़्यादा दूध देने वाली है, साहिवाल क्या है, ज़्यादा दूध देने वाली है। और जो आपकी अंगूस है, जो आपकी अंगूस प्रजाति की गाय है वह कैसी है, सुदृढ़ है। अंगूस प्रजाति की जो गाय है वह कैसी है, आपकी सुदृढ़ है। तो अगर हम साहिवाल और अंगूस का दोनों का क्रॉस करा दें, संकरण करा दें, तो इससे जो प्रजाति बनेगी, नई प्रजाति जो नई संतति बनेगी वह क्या होगी, ज़्यादा दूध देने वाली भी होगी, सुदृढ़ भी होगी। तो इससे साहिवाल, और इसके उत्तर में लिखेंगे कि अंगूस और साहिवाल का आपस में संकरण कराने पर, इनका आपस में संकरण कराने पर हमें जो नई संतति की जो प्राप्ति होगी उसमें ज़्यादा दूध देने का भी गुण पाया जाएगा। और चूंकि अंगूस प्रजाति का लक्षण उसमें देखने को मिलेगा तो वो उसका शरीर ज़्यादा सुदृढ़ भी होगा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की गर्मी को बर्दाश्त कर सकेगा। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।
अगले क्रम में प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है कि आनुवंशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आनुवंशिकी से हमें यह ज्ञात होता है कि एक ही जाति के भिन्न भिन्न गुणों वाले पौधों का आपस में जब हम संकरण कराते हैं तो उससे जो नई संतति प्राप्त होती है वह एक वांछित गुण वाली प्रजाति उत्पन्न होती है, एक वांछित गुणों वाली संतति उत्पन्न होती है, जिससे हमें उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 है, कह रहा है कि लक्षणों के चुनाव से हम पौधे की नई किस्म प्राप्त करेंगे। अध्याय 1 में आपने सरसों के फूल के पौधे का अध्ययन किया, उस स्थान पर आप किसी दूसरे पौधे को रख करके सोचें। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि लक्षणों के चुनाव में हम पौधों की नई किस्म प्राप्त करने के लिए पौधे के आधार पर विपरीत पौधे का चयन कर सकते हैं, जिससे हमें जो नई संतति का निर्माण होगी वह क्या होगी, उन्नतशील होगी। जैसे अगर जो आपका सरसों के पौधे पर दिया है तो आप मटर के पौधे का आप संकरण करा करके उसमें नई प्रजाति को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 6वें के उत्तर को लिख लेंगे। 7वां है कि एक कृषक ने बैगनी फूल वाले मटर के, 7वां नंबर है, 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक कृषक ने बैगनी फूल वाले मटर के पौधे के बीज लगाए और दावा किया कि अगली पीढ़ी में बैगनी फूल के पौधे ही मिलेंगे। क्या वे सही हैं? तो देखिए वे बिल्कुल सही हैं। अगर वे दावा कर रहे हैं तो उनको ये पता होगा कि जो वे फूल लगा रहे हैं वे कैसे हैं, एकदम शुद्ध बैगनी है। अगर शुद्ध बैगनी होंगे और उसमें आपस में अपने आप अगर पर परागण होगा तो उसमें केवल व केवल कैसे फूल देखने को मिलेंगे, बैगनी फूल देखने को मिलेंगे। लेकिन कब? जब आपके जो उनके बीज का जो किस्म होगा, अगर बीज का जो किस्म है, बीज का जो वैरायटी है वह एकदम अगर शुद्ध होता है, बीज का किस्म अगर एकदम शुद्ध होता है, तब जाकर के जो कृषक हैं जो बोल रहे हैं वे सही है। अगर यह आपका शुद्ध ना होकर के क्या है, अगर अशुद्ध है तो जो कृषक बोल रहा है वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर जो प्रजाति है केवल व केवल बैगनी फूल, एकदम शुद्ध बैगनी फूल की प्रजाति नहीं है तो उसमें आपके सफेद पुष्प भी देखने को मिल जाएंगे, तब वह जाकर के किसान गलत होगा। तो यह निर्भर किस पर करता है, बीज के किस्म पर। अगर शुद्ध होगा तो कृषक सही है और अगर अशुद्ध होगा तो कृषक गलत है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8 है, कह रहा है कि आजकल सफेद और लाल गुलाब के फूल वाले पौधों से गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे प्राप्त करना संभव हो गया है। कुछ कारक घुलते मिलते भी हैं। कृषि से जुड़े कुछ और उदाहरण ऐसे लिखिए। तो देखिए इसका उदाहरण आप कैसे लिखेंगे। जैसे आपने देखा कि जो मेंडल भाई साहब थे उन्होंने मटर के पौधे को देखा तो एक लंबा को लिया और एक क्या लिया, बौना लिया। लंबा वह कैसा लिया, बौना लिया, और इनका जब आपस में संकरण कराया तो लंबा और छोटा दोनों होने के बावजूद भी पौधा कैसा देखने को मिला, लंबा देखने को मिला। 3 पौधे लंबे देखने को मिले, 4 में से 3 लंबे देखने को मिले और एक कैसा देखने को मिला, बौना देखने को मिला। लंबा और बौने का जब आपस में क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो कैसा पौधा देखने को मिलता है, समान पौधा देखने को मिलता है। और दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख लेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट लिख लेंगे कि अलग अलग किस्म के, एक ही जाति के अलग अलग किस्म के बीजों को आपस में क्या कराया जाता है, आपस में क्या संकरण करा करके अधिक उन्नतशील बीज को किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अब अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 9 है, कह रहा है क्रियाकलाप 3 को अगर आप एक सिक्के से खेलते तो चित या पट होने की संभावना कितनी होती। तो चित या पट होने की संभावना कितनी होती, 50 और 50% चित और पट आने की संभावना होती। वहां पे हमने 2 सिक्के लिए थे तो इसलिए हमें क्या अनुपात देखने को मिला, वहां पे 25 का अनुपात देखने को मिला। 25 में हेड और 25 में हेड टेल हेड और टेल इस प्रकार से देखने को मिला। लेकिन अगर एक ही सिक्का होता तो 50% हेड आने की संभावना होती और 50% टेल आने की संभावना होती। तो 9वें का पहला हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 50% आपके हेड, चित या पट आने की संभावना होती। क्या हर परिस्थिति में 25%, क्या हर बार की परिस्थिति 25% मिल रही है? तो 25% मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है।
अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 10 है, कह रहा है कि कारकों की जानकारी के आधार पर, कारक की जानकारी, जैसे अगर यह आपका लंबा और बौना अगर मिला है तो इसमें कारक की जानकारी क्या है कि एक एलील इसका क्या है, लंबा है, और दूसरा एलील इसका क्या है, बौना है। दूसरा एलील इसका क्या है, बौना है। यह क्या हुई, कारकों की जानकारी हुई। तो कारकों की जानकारी के आधार पर क्या हम खुद भी उन्नतशील बीज तैयार कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कारकों की जानकारी हमें है तो हम उन्नतशील बीज आराम से पता कर सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहली चीज कि जो यह कारक हैं, ये जो कारक हैं, इन कारकों में से पहले समरूप कारकों को हमें क्या करना होगा, छांटना होगा। जो ज्यादा प्रभावी हैं, जो समरूप हैं, समरूप कारकों को क्या करना होगा, समरूप कारकों को क्या करना होगा, छांटना होगा। और समरूप यानी कि जो एक जैसे रूप के हैं, भाई एक ही ये नहीं है ना, कई प्रकार से हैं। तो उन सभी प्रकारों में से अगर हमें कारकों की जानकारी है तो सबसे पहले हम समरूप को छांट लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम विषम रूप को छांट लेंगे। जो उसमें से विषम रूप हो, यानी कि जिनका गुण आपस में एकदम मिलता जुलता हो, यानी कि जो भौसापुरी टाइप के हों, उसको हम क्या कर लेंगे, अलग छांट लेंगे। और जो समरूप हैं, समान गुण वाले हैं, उनको हम क्या कर लेंगे, अलग छांट लेंगे। और जो हमारे समरूप पौधे होंगे ना, समरूप पौधे होंगे, उन समरूप पौधों का हम क्या करेंगे, उन समरूप पौधों में हम क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, अधिक उन्नतशील बीज प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हम 10वें को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 11 आपका है, कह रहा है कि दूध की मिठास मुख्य रूप से उसमें उपस्थित लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। ठीक है, आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा कि वे दूध या दूध संबंधी उत्पादों को पचा नहीं सकते हैं। इस शर्करा को पचाने वाले एंजाइम का बनना एक मेंडलीय कारक के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एंजाइम बनने के लिए एक भी कारक हो तो एंजाइम बनता है और दूध पच सकता है। इस जानकारी के आधार पर बताएं, क्या बताना है आपको। पहला है, माता पिता दूध पचा सकते हैं, माता पिता दूध पचा पाते हैं, मगर उनका एक बच्चा दूध नहीं पचा पाता है। तो ऐसे माता पिता के कारक कैसे होंगे, लैक्टोज को पहचानने वाले कारक एल हों तो, यानी कि लैक्टोज के पहचानने वाले जो प्रभावी कारक हैं उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, जो अप्रभावी कारक हैं उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। अगर यह आपका डबल एल इस प्रकार से, अगर इनका और इनका जोड़ा प्रभावी और अप्रभावी का जोड़ा है, इनका जब आपस में संकरण हम कराएंगे तो आप जानते हैं एल के साथ एल मिलेगा, एल के साथ एल मिलेगा, इस एल के साथ ये वाला एल, इस एल के साथ ए वाला एल, यानी चार जो संततियां बनेंगी वे चारों संततियां क्या होंगी, एल एल, स्मॉल एल, कैपिटल एल, स्मॉल एल, यानी चारों संततियां इस प्रकार से बनेंगी। और जब इनका आपस में क्या कराया जाएगा, कैपिटल एल और स्मॉल एल, इनका जब आपस में हम क्या करा देंगे, संकरण करा देंगे, तो इसमें दो है आपका कैपिटल एल और स्मॉल एल, इसमें भी दो है आपका कैपिटल एल और स्मॉल एल। तो इनका जब संकरण होगा कैपिटल एल स्मॉल एल बनेगा यहाँ, और इसका जब संकरण होगा तो कैपिटल एल स्मॉल एल, और ये इसका होगा तो कैपिटल एल और स्मॉल एल ही बनेगा, और इसका होगा तो स्मॉल एल और स्मॉल एल बनेगा। यानी कि यह लैक्टोज इसमें अप्रभावी है, यानी यह दूध को नहीं पचा पाएगा, यह दूध को क्या करेगा, नहीं पचा पाएगा, और यह दूध को क्या करेगा, पचा लेगा, क्योंकि लैक्टोज इसमें बोल रहा है कि एक भी अगर बनेगा तो वह दूध को पचा सकता है। तो इसमें लैक्टोज बना ना, प्रभावी वाला लैक्टोज बना, इसलिए यह दूध को पचा पाएगा, प्रभावी वाला लैक्टोज बना इसलिए यह दूध को पचा पाएगा, और यह भी क्या करेगा, दूध को, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एल और कैपिटल एल दोनों बनेंगे, तो यह दूध को तो एकदम धड़ल्ले से पचा देगा। तो यानी कि इसकी तीन संतति जो है दूध को पचा ले रही है, एक संतति दूध को नहीं पचा रही है। तो जो जनक पीढ़ी है, इसमें पूछ रहा है जनक पीढ़ी क्या होगी, पूछ रहा है ना कि जनक, तो ऐसे बच्चे के माता पिता के कारक कौन से होंगे, तो माता पिता के कारक ये आपके होंगे एल, कैपिटल एल स्मॉल एल और कैपिटल एल स्मॉल एल, ये दोनों के जोड़े में कारक उपस्थित होंगे, किसमें, जनक में। तो इसका पहला आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका दूसरा
दूसरा पार्ट इसमें बोल रहा है कि बच्चे के कारक किस प्रकार होंगे, बच्चे के कारक किस प्रकार के होंगे। ये वाला जो बोल रहा है बच्चे के कारक किस प्रकार से होंगे, अप्रभावी, जो बच्चा दूध नहीं पचा रहा है उस बच्चे की बात कर रहा है। प्रश्न में बोल रहा है ना कि एक बच्चा दूध नहीं पचा रहा है, तो बच्चे का जो कारक होगा वह दूसरे में क्या होगा, अप्रभावी कारक होगा। बच्चे का जो कारक होगा अप्रभावी अप्रभावी कारक होगा। यह कैसा कारक है, अप्रभावी कारक है। तो जो बच्चे का कारक होगा क्या होगा, अप्रभावी कारक होगा। ऐसे कारक के जोड़े को क्या कहा जाएगा, अप्रभावी कारकों का जोड़ा कहा जाएगा, अप्रभावी कारकों का जोड़ा कहा जाएगा। अब अगले क्रम में इसका जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इन्हीं माता पिता के कितने प्रतिशत बच्चे दूध को पचा सकते हैं। तो देखिए ये पूरा कितना है 100, तो अगर इसको हम 25 भाग में बांट दें तो 25% ये 25%, तो 3 तो आपके दूध को पचा सकते हैं। तो इन तीनों को जोड़ दें तो 25 और 25 50 और 25 कितना 75% बच्चे ऐसे हैं जो दूध को पचा सकते हैं और 25% बच्चा ऐसे हैं जो कि दूध को नहीं पचा सकते हैं। तो पचाने वाले का प्रतिशत पूछा है तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 75%। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम 11वें प्रश्न को हल कर सकते हैं। 12 है आपका प्रश्न संख्या 12 कहता है कि चने के पौधे में कच्छ से 1 या 2 पुष्प क्या करते हैं, निकलते हैं। कच्छस्थ स्थिति और ग्रस्त स्थिति हमने बताया था कि अगर यह आपका पेड़ है, यह आपका क्या है, पेड़ है, अगर पुष्प यहां से निकल रहा है जहां से शाखा निकली हुई है तो इसे हम क्या कहते हैं, कच्छ। तो स्वाभाविकतः कच्छ से कितने पुष्प निकलते हैं, 1 या 2 पुष्प निकलते हैं। और कह रहा है कि स्वाभाविक रूप से एक पुष्प से एक बीज बनना क्या कहलाता है, प्रभावी गुण कहलाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। जबकि 2 पुष्प से 2 बीज बनते हैं, यह अप्रभावी गुण या क्या कहलाता है, रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। यदि प्रभावी कारक को SS यानी कि अगर स्मॉल कैपिटल SS कर दें तो यह क्या हो जाएगा, प्रभावी कारक हो जाएगा। और अगर स्मॉल SS कर दें तो यह क्या हो जाएगा, अप्रभावी कारक हो जाएगा, यानी रिसेसिव एलील हो जाएगा। तो आगे कह रहा है अप्रभावी कारक से प्रदर्शित किया जाए तो उक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से आपका इसका पहला है, 12वां का पहला है, कह रहा है कि शुद्ध प्रभावी एलील पुष्पीय पौधे SS एवं शुद्ध अप्रभावी एलील SS के परागण कराने पर उत्पन्न प्रथम संतति का स्वपरागण करने पर द्वितीय पीढ़ी में एक पुष्पीय एवं द्विपुष्पीय पौधों का प्रतिशत बताइए एवं दर्शाइए। देखिए यहाँ पे आपका डबल यस इस प्रकार से आ जाएगा तो वहां पे क्या बनेगा, आपका 2 पुष्प बनेगा, लेकिन जिसमें कैपिटल S क्या है, आपका प्रभावी लक्षण है। तो जिसमें आपको कैपिटल S देखने को मिलेगा उसमें आपका क्या बनेगा, केवल 1 पुष्प बनेगा। तो प्रथम पीढ़ी में हम अगर इसका संकरण करा दें, प्रथम पीढ़ी में हम इसका क्या करा दें, संकरण करा दें, तो इसका युग्मकों के रूप में विभाजित होगा कैपिटल S। यह युग्मकों के रूप में होगा स्मॉल s और स्मॉल s। इसका जब संकरण कराया जाएगा तो कैपिटल S स्मॉल s, इसका जब संकरण कराया जाएगा कैपिटल S स्मॉल s, इसका जब आपस में संकरण होगा तो कैपिटल S स्मॉल s, इसका जब आपस में संकरण होगा तो कैपिटल S स्मॉल s। यानी कि इस पीढ़ी में इसमें भी कितने पुष्प हैं, 1 पुष्प है, और इसमें कितने पुष्प हैं, 1 पुष्प, क्योंकि हमने बताया कि जहां पे कैपिटल S आ जाएगा, कैपिटल S क्या है, प्रभावी है, यह स्मॉल s के प्रभाव को खत्म कर देगा। तो कैपिटल S जहां पे बनेगा प्रभावी है, और प्रभावी जब होता है बोल रहा है कितना फूल बनेगा, 1 बनेगा। जहां अप्रभावी है वहां पे कितना बनेगा, 2 पुष्प बनेगा। अब देखिए इससे बोल रहा है कि द्वितीय पीढ़ी में संकरण कराने पर, तो द्वितीय पीढ़ी में इसका जब संकरण कराया जाएगा तो द्वितीय पीढ़ी में संकरण कराने पे क्या प्राप्त होगा, द्वितीय पीढ़ी देखिए ये है, इनके मध्य जब संकरण कराएंगे S और S के मध्य, डायरेक्टली इसको हम लिख देते हैं S और S को, यानी कि एक यहाँ पे कैपिटल S है, स्मॉल s है, एक कैपिटल S है और स्मॉल s है। इनके बीच में अगर संकरण हम कराएं तो इस S के साथ ये S आएगा तो कैपिटल SS हो जाएगा, और ये इसके
साथ आएगा तो कैपिटल एस स्मॉल एस हो जाएगा, यह जब इसके साथ आएगा तो कैपिटल एस स्मॉल एस, यह जब इसके सॉरी ये तो जाएगा नहीं, इस साइड से कराना है ना, ये इसके साथ आएगा तो स्मॉल एस और स्मॉल एस आएगा। यानी कि इसका अनुपात कितना है 25 25 25 25 इसको मान लें तो 2 पुष्प वाला पौधा केवल एक बन रहा है, और जो एक एक पुष्प वाला पौधा है 1 2 3, तो एक पुष्प वाले पौधे का अनुपात 25 25 25 यानी कि कितना है आपका 75 है, 75 और अनुपात इसका कितना है 25 का है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 75 और 25%। इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा 75% और 25% इसका प्रतिशत हो जाएगा। आपसे प्रतिशत ही तो पूछ रहा है कि प्रतिशत बताइए और दर्शाइए, तो इस प्रकार से इन दोनों संकरण को करके आपको दर्शाना होगा। और एक पुष्पीय पौधे का प्रतिशत लिखेंगे, एक पुष्पीय पौधे का प्रतिशत कितना है 75% है, और 2 पुष्पीय पौधे का प्रतिशत कितना है 25% है। तो इस प्रकार से पहले का आंसर हम कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो 12वें का जो पार्ट नंबर 2 है वह कह रहा है कि विषम रूप एक पुष्पीय पौधे, विषम रूप एक पुष्पीय पौधे यानी कि विषम रूप यानी कि एक कैपिटल एस और स्मॉल एस एक पुष्पीय पौधे तथा शुद्ध अप्रभावी डबल एस, शुद्ध अप्रभावी यानी 2 स्मॉल एस पौधे का परागण कराने पर पौधे के कारकों से उत्पन्न एकल पुष्पी और द्विपुष्पी पौधे का प्रतिशत बताइए। यानी कि आपको संकरण किसको कराना है, एक इसका है और दूसरा क्या है स्मॉल एस और स्मॉल एस है। इनका जब हम युग्मक बनाएंगे तो कैपिटल एस स्मॉल एस इस प्रकार से बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा स्मॉल एस और स्मॉल एस बन जाएगा। तो इसका संकरण इसके साथ, इसका संकरण इसके साथ, इसका संकरण इसके साथ, इसका संकरण इसके साथ। तो यहाँ से ये जब मिलेगा तो कैपिटल एस स्मॉल एस, यह जब इससे मिलेगा, यह जब इससे मिला तो स्मॉल एस और स्मॉल एस बना, और यह फिर इससे बना तो कैपिटल एस और स्मॉल एस, फिर यह जब इससे बना तो स्मॉल एस और स्मॉल एस बना। यानी कि एक पुष्पी पूछा आपसे क्या है कि उत्पन्न एकल पुष्पी और द्विपुष्पी पौधों का, तो एकल पुष्पी पौधों का, एकल पुष्पी पौधों का जो प्रतिशत है वह कितना है भाई 25 25 25 25 अगर मान लें तो एकल पुष्पी जिसमें एक पुष्प बन रहे हैं वह क्या है कैपिटल एस और एक कैपिटल एस इसमें है, तो इसमें एकल पुष्पी बन रहे हैं 25 और 25 यानी कि कितना प्रतिशत 50% के कैसे पुष्प बन रहे हैं एकल पुष्पी। और द्विपुष्पी पुष्पी पौधे जो हैं यानी कि जिसमें दोनों में स्मॉल एस आया हो तो स्मॉल एस भी कितना है 50% है, यानी कि दोनों क्या है 50% है। अगले क्रम में जो इसका तीसरा पार्ट है कह रहा है शुद्ध प्रभावी एकल पुष्पी पौधे कैपिटल एस तथा विषम रूपी एस एकल पुष्पी पौधे को यदि पर परागित किया जाए तो एकल पुष्पी पौधे का प्रतिशत बताइए एवं दर्शाइए। देखिए यहाँ पे कैपिटल एस है और कैपिटल एस और स्मॉल एस है, इनको जब आपस में पर परागित किया जाए तो इसका युग्मक क्या हो जाएगा कैपिटल एस, इसका युग्मक क्या हो जाएगा कैपिटल एस, इसका युग्मक क्या हो जाएगा कैपिटल एस, इसका युग्मक हो जाएगा स्मॉल एस। इनका जब हम परागण कराएंगे तो कैपिटल एस मिलेगा तो डबल कैपिटल एस और स्मॉल एस मिलेगा तो कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस और कैपिटल एस मिलेगा तो कैपिटल एस हो जाएगा, और ये वाला कैपिटल एस ये स्मॉल एस मिलेगा तो कैपिटल एस और स्मॉल एस मिलेगा। और आपसे पूछ क्या रहा है तो परागित किया जाए तो एकल पुष्पीय पौधों का प्रतिशत बताइए। यहाँ पे जितने पौधे बन रहे हैं सब में कैपिटल एस है और कैपिटल एस प्रभावी लक्षण है, तो कैपिटल एस तो एकल पुष्पीय पौधे का जो प्रतिशत है वह कितना होगा, इसे हम मान लेते हैं 25 25 25 25। भाई 100 को 4 भागों में हमने बांट दिया तो 25 सभी तो एकल ही बन रहे हैं ना, इसमें भी एक ही पुष्प लगा, इसमें भी एक ही पुष्प। कैसे पता कि एक पुष्प लगा, क्योंकि सभी में कैपिटल एस उपस्थित है और कैपिटल एस अगर उपस्थित है तो वह स्मॉल एस के प्रभाव को निरस्त कर देगा। इसमें और इसमें तो आपका एकल पुष्पी है, कंफर्म है, क्योंकि डबल एस दोनों कैपिटल एस है, और जहां भी कैपिटल एस है
वहाँ एक पुष्पीय ही पौधा बनेगा। और यह यहाँ पे स्मॉल एस भी है तो स्मॉल एस के प्रभाव को निरस्त कर देगा, तो कैपिटल एस यानी कि एकल पौधा ही बनेगा। तो इसका प्रतिशत पूरा का पूरा कितना है, 100% है। इसी प्रकार से यह हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपके अभ्यास प्रश्न के जितने भी सवाल थे, एक एक सवाल को हमने पूरा कर लिया। अब आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो वीडियो आएगी वह आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। आपके विज्ञान के जितने भी पाठ हैं, सभी पाठों को हमने एकदम सहज सरल और आसान भाषा में आपको पढ़ा दिया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक से लेकर के सभी पाठों का लिंक मैं दे दूंगा। आपको जिस पाठ को भी देखना है आप सीक्वेंस से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।